हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न पत्र क्रमांक है 9 और पंचम सत्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और आदिकालीन साहित्य की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियों पर विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, इन परिस्थितियों को लेकर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। इस काल में अपभ्रंश भाषा का प्राधान्य था। इससे पूर्व संस्कृत और प्राकृत भाषाएं प्रचलित थी। अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी जिसका प्रयोग प्रचलित रूढ़ि के कारण कवि लोग अपनी रचनाओं में करते थे। बोलचाल के साथ इस साहित्यिक भाषा का दर्शन हमें खुसरो, चंद्रबरदाई, सरहप्पा, विद्यापति आदि की रचनाओं में मिलते हैं। भारत की तत्कालीन ऐतिहासिक स्थिति ने कवियों को एक नया दृष्टिकोण मानो आदिकाल में प्रदान किया था, और वह था राजा महाराजाओं के राज्य प्रसादों के वैभव, विलास तथा वीरता का वर्णन। वीरता का वर्णन कर चारण घाट कवियों ने ज्ञानार्जन करना अपना मानो आद्य कर्तव्य ही बना लिया था। तो इस तरह से किसी भी काल या युग की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप में जानने के लिए परिस्थितियों का अध्ययन अत्यावश्यक होता है। तो दोस्तों, परिस्थितियों से तत्कालीन जीवन का चित्रण हमारे सम्मुख उभर कर सामने आता है और उससे ज्ञान प्राप्त होता है। अतः समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों को देखना, परखना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों में सबसे पहले परिस्थिति हम देखने वाले हैं राजनीतिक परिस्थिति। तो इस तरह से यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्थित एवं विशृंखलित था। इस युग में पराजय ही पराजय हो रहे थे, अर्थात यह युग पराजय का युग रहा है। और इस तरह से भले ही इस युग को हम युद्धों का युग भी कहा जाएगा, भले ही युद्धों का युग भी इस युग को कहा जा सकता है। गुप्त साम्राज्य सम्राट हर्षवर्धन सन 606 से 643 के पश्चात यहाँ विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, जिनमें अरब के इस्लामों, बुखारा के तुर्कों के हमले विशेष रूप से रहे हैं। और इस तरह से 7वीं 8वीं सदी तक यह क्रम जारी था। 9वीं सदी तक मिहिरभोज राजपूत राजा, जो मिहिरभोज राजपूत राजा था, तथा राष्ट्रकूटों और साम्राज्यों ने अपने अपने राज्य संभाले हैं। चालुक्य सेनापति के साथ साथ हिंदू राजाओं ने भी अपने अपने राज्य संभाले हैं। आपस में लड़भिड़ कर अपनी शक्ति का रास मानो इन राजाओं ने कर लिया है। ये राजागण शक्तिशाली थे, फिर भी विदेशियों से टकराते थे। 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और उसने गुप्त शाही राज्य को जीता। साथ ही इस महमूद गजनवी ने मथुरा, कन्नौज,
ग्वालियर तथा सोमनाथ के मंदिरों को भी लूटा था। इन दिनों हिंदू राजाओं ने आपसी कलह होते रहे हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जैसे देशों का आक्रमण 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर संवत 1247 में उसे पराजित किया। इन दिनों दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गाहड़ वालों के राज्य थे और इन्हीं के साथ पठान आदि बराबर लड़ते रहे हैं। आदिकाल में संकुचित राष्ट्रीयता होने के कारण इस समय का भारतीय राजा 10-50 गांवों को ही अपना राष्ट्र मानकर पड़ोसी राजाओं से टकराता था, जिसमें उसका पराभव होता था और पड़ोसी राजा से उदास रहने वाले राजा महाराजा संयुक्त रूप में शत्रु से नहीं लड़ते झगड़ते थे और कलह, ईर्ष्या, द्वेष से व्यवहार जारी था। इस प्रकार इस समय सामंतवाद का बोलबाला था और इस तरह से हम अंततः आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कहा जाएगा कि राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल मानो पतन का काल रहा है। दूसरी परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। तो दोस्तों, आदिकालीन धार्मिक परिस्थिति में इन दिनों भारतवर्ष में वैदिक पौराणिक धर्म के विविध रूप प्रचलित थे और बौद्ध जैन धर्म अपने अपने आदर्श से दूर रहने लगे थे, क्योंकि इस समय तक बौद्ध धर्म कई रूपों को अपना चुका था। महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान, ऐसे में बौद्ध धर्म पर शंकराचार्य का भी प्रभाव होने लगा था। तत्कालीन समय में जैन धर्म में भी फूट पड़ने लगी थी। भेदभाव के कारण जैन तथा बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा था और इन धर्मों में वामाचार पद्धति का प्रचार होने के कारण धार्मिक वातावरण दूषित होता चला गया था। नैतिक स्तर जो है गिर गया था। उसका मूल कारण लोगों में कामुकता थी। मदिरापान करना, मांस भक्षण करना आदि की धूम रहने के कारण मानव संस्कृति का पतन आदिकाल में होने लगा था और धार्मिक अशांति के कालखंड में वैदिक धर्म, वैष्णव, शैवों, शाक्तों आदि की भी स्थिति यही रही है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों को साधन रूप में प्रचलित करने वाले साधकों को इस तरह से सिद्ध कहा गया है। तो इस तरह से तीसरी परिस्थिति है सामाजिक परिस्थिति। तो दोस्तों, आदिकाल का समाज आदर्शहीन दिखाई देता है, जिसमें सामाजिक उच्चता शून्य के बराबर रही है। सामाजिक स्थिति देखो यथा राजा तथा प्रजा जैसी थी। जातीयता को महत्व देकर छुआछूत के नियमों का पालन आदिकाल में किया जाने लगा था और धर्म के अनुसार समाज जो है रूढ़िग्रस्त हो गया था और उनकी दशा दयनीय दशा होती गई है। परिवार न रहा और ऐक्य भावना का अभाव आदिकाल में समाज में दिखाई देता है। इसलिए कलह समाज में दिखाई देता है। इस समय स्वयंवर की भी प्रथा जारी थी, परंतु कभी कभी उसका विरोध होने से उनकी नदियां भी बहती थी। राजपूत जाति में जहर दिखाने की भी प्रथा जारी थी। साथ ही वीरता के कारण आत्म बलिदान की प्रथा प्रचलित थी। जनसामान्य में मनोबल की कमी आदिकाल में दिखाई देती है, क्योंकि श्रम के कारण चारों ओर अस्थिरता ही अस्थिरता आदिकाल में दिखाई देती है, जिसमें सामाजिक दुरावस्था जो है बलवती होती गई है और समाज में बहुपत्नीत्व की जो प्रथा है वह भी चल पड़ी है। अधिकतर लोग राजानुसार भोग विलासी जीवन बिताने लगे हैं। इसी में उनका अधिक समय अंतःपुर में बीतने लगा
अपने कर्तव्य से विमुख होकर लोग जीवन बिताने लगे और इस तरह से आदिकाल में समाज की जो स्थिति है बिगड़ती हुई दिखाई देती है और अपने कर्तव्य से विमुक्त होकर लोग जीवन बिताने लगे और इसी कारण समाज की जो उन्नति है ठप हुई है। तो दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की चौथी परिस्थिति साहित्यिक परिस्थिति। आदिकालीन परिस्थितियों का दर्शन काव्य साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ है। इस संघर्ष युग में साहित्य का निर्माण जो है शनै शनै होता गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से यह काल साहित्य में अंतर विरोधों का काल था, जिसमें कविता, नाटक इत्यादि लिखा जाने लगा था। कवियों ने अपने कवि कर्म में पांडित्य प्रदर्शन का कार्य आदिकाल में किया है। श्री हर्ष का नैषध चरित्र तथा सरस्वती कंठाभरण इसके प्रमाण हैं। इस समय कुंतक, जयदेव, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन आदि का संस्कृत साहित्य उपलब्ध था। तो इस तरह से प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य भी मौजूद था। हिंदी या देशभाषा साहित्य इस समय था ही। तो सिद्ध साहित्य के रचयिताओं में सरप्पा, विप्पा आदि आते हैं। जैन साहित्य में नेमिनाथ रास, रेवतीगिरी रास आदि की रचनाएं लिखी गई है। तो इस तरह से तो दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की पांचवी परिस्थिति है आर्थिक परिस्थिति। तो आर्थिक परिस्थिति में वीरगाथा काल में भारत धनाढ्य देश था, इसलिए विदेशियों की नजर भारत पर थी और वे लोग समय समय पर आक्रमण करके धन लूट ले जाते थे। जैसे सोमनाथ मंदिर आदि लूटने का कार्य महमूद गजनवी ने किया, जो सर्वविदित है। तो इस समय धन संपत्ति के लिए आपसी संहार होते रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार एक नरेश दूसरे नरेश पर चढ़ाई करके उसका धन ले लेता था। ऐश्वर्य तथा भोगविलास के लिए हर कोई प्रयत्नरत था, जिसमें उद्योगों का उत्पादन एवं खेती की पैदावार कम होती गई है। इसलिए देश का विकास आदिकाल में नहीं हुआ है। अंत में कहा जाएगा कि लूटमार करके धन को महत्व दिया जाने लगा था और देश का खजाना रिक्त होने के कारण दशा बहुत ही खराब हो गई थी। तो इस तरह से आदिकालीन परिस्थिति जो देश में धन तो बहुत था, बल्कि विदेशियों की नजर और लूटपाट के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई स्थिति थी। इस तरह से मित्रों, आदिकालीन साहित्य की छठी परिस्थिति कलात्मक परिस्थिति रही है। तो दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की छठी परिस्थिति है कलात्मक परिस्थिति। हिंदी साहित्य के आदिकाल में संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं का दर्शन होता है। उनमें जातीय एवं धार्मिक गौरव की भावना जो है विशेष अभिव्यक्त हो रही थी। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, बेल्लोर, कांची आदि के मंदिरों में स्थापत्य कला जो है अद्वितीय रही है। संगीत कला उस समय जीवित थी। इस कला पर मुस्लिमों का अधिक प्रभाव था। नृत्य, वाद्य या गायन आदि तत्कालीन स्थिति के अनुरूप थे। सारंगी, तबला आदि का प्रयोग आदिकाल में होता रहा है। ढोलक पर गीत गाए जाते थे। कालांतर में उसमें बदलाव आता गया है। चित्रकला का भी यही हाल था। समसामयिक कलाकार ने अपनी तुलिका से राजा महाराजाओं के वीरता भरे कार्य, महलों, रजवाड़ों, युद्धों आदि के चित्रों को रंग
प्रस्तुत किए हैं। उस समय की भारतीय चित्रकला अटपटी एवं अविकसित रही है। मनुष्य मूर्तियों को गढ़ने का कार्य प्रारंभ से करता आया है। मूर्तियां विशेषकर हिंदू धर्म की देन की है। अकेले खजुराहो में सन 950 ईस्वी से सन 1150 के अंतर्गत 30 मंदिर शैव, वैष्णव और 18 जैन बौद्ध जो मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में मूर्तियां विशिष्ट शिल्प की विशेषता को लिए हुए हैं और इस तरह से हिंदू अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तराशते गए हैं। तो इस काल की कलाओं में केवल संगीत कला को महत्व दिया गया है तथा शेष गौण थी। इस तरह से सारांश रूप में हम यह कहेंगे कि आदिकाल या वीरगाथा काल की परिस्थितियों से पृथक पृथक जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल संघर्ष एवं पतन का काल रहा है। धार्मिकता से इस काल में विकृति दिखाई देती है। सामाजिकता से विकृति का, आर्थिक दृष्टि से रिक्त अशक्तता और साहित्यिक परिस्थिति से झूठी प्रशंसा एवं अशुद्धता का काल प्रतीत होता है। तो इस तरह से आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां हमने देखी है।